Hello everyone, Assalamualaikum, it's me उम्मे अरबाब। वेलकम टू अरबाब्स लिटरेचर वर्ल्ड। आज मैं आपके साथ विलियम शेक्सपियर के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट प्ले द मर्चेंट ऑफ वीनस को डिस्कस करूंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम विलियम शेक्सपियर की बायोग्राफी को डिस्कस करेंगे। विलियम शेक्सपियर वॉज बोर्न ऑन 26 अप्रैल 1564 इन यूनाइटेड किंगडम एंड ही डाइड 23 अप्रैल 1616 इन यूनाइटेड किंगडम। ये पैदा भी यूनाइटेड किंगडम में हुए और इनकी डेथ भी यूनाइटेड किंगडम में ही हुई। विलियम शेक्सपियर एक इंग्लिश प्ले राइट थे, यानी कि ये प्लेज लिखते थे, एलिजाबेथन पोइट और एक्टर भी थे। अपने टाइम पीरियड में ये एक्टर इसलिए थे क्योंकि इन्होंने डिफरेंट थिएटर्स में डिफरेंट स्टेजेस पर परफॉर्म किया। इसके अलावा इनको ग्रेटेस्ट राइटर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज और वर्ल्ड बेस्ट ड्रामाटिस्ट भी माना जाता है। विलियम शेक्सपियर को इंग्लैंड नेशनल पोइट भी कहा जाता है और उनका टाइटल बार्ड ऑफ एवन है, जिसे सिंपली बार्ड भी कहा जाता है। विलियम शेक्सपियर ने अपने लाइफ टाइम में 137 प्लेज और 154 सोनेट्स लिखी। सो मूविंग ऑन टू वर्ड्स द इम्पोर्टेंट फैक्ट्स ऑफ द प्ले। इस प्ले का फुल नाम, फुल टाइटल द कॉमिकल हिस्ट्री ऑफ मर्चेंट ऑफ वीनस है, जिसे द ज्यू ऑफ वीनस भी कहा जाता है। इसके राइटर का नाम विलियम शेक्सपियर है। मेन कैरेक्टर्स में एंटोनियो, शाइलॉक, पोर्शिया, बेसिनियो और जेसिका आते हैं। शाइलॉक इस प्ले में विलन्स का रोल प्ले करते हैं। इसकी लैंग्वेज इंग्लिश है। जॉनरा में ये एक शेक्सपियरियन कॉमेडी है। सेटिंग इसकी इटली के दो शहर रखे गए हैं, वीनस और बेलमोंट। कहानी इन दोनों शहरों के गिर्द रिवॉल्व करती है और नावल इन्हीं शहरों के अंदर शिफ्ट होता रहता है। 1598 में इसको लिखा गया जब विलियम शेक्सपियर इंग्लैंड लंदन में मौजूद थे। इसकी टोन कॉमिक, रोमांटिक और ट्रेजिक है। 1600 में फर्स्ट टाइम इसको पब्लिश किया गया और इसके पब्लिशर का नाम जेम्स रॉबर्ट्स फॉर थॉमस हेज है। सो अब हम इसके कैरेक्टर लिस्ट को देख लेते हैं, फिर वन बाय वन मैं इन कैरेक्टर्स को डिस्कस भी करूंगी। सो आज इस नावल में हम उस मर्द के मुतालिक बात करेंगे जो अपने गुस्से और हसद की वजह से दूसरे इंसान का 3 पाउंड गोश्त काटना चाहता है। आज की कहानी में उस औरत की बात होगी जिससे शादी करने के लिए किसी भी मर्द को 3 शर्तों को पूरा करना होता था। एक ऐसी औरत की कहानी है जो अपना भेष बदलकर अपने दोस्त को कत्ल होने से बचाती है। उस बाप की कहानी है जिसके खौफ की वजह से बेटी घर से भागने पर मजबूर हुई। और एक ऐसे दोस्त की कहानी है जो अपनी जान की परवाह किए बगैर अपना सब कुछ उस पर वार देता है, उस पर कुर्बान कर देता है। एक ऐसे आशिक की कहानी है जो प्यार की जंग में कामयाब रहा। उस आशिक के पास कुछ भी नहीं था, अगर कुछ था तो वो उसका प्यार, उसकी सच्ची लगन और सच्चा जज्बा था। विलियम शेक्सपियर का ये प्ले एक शेक्सपियरियन कॉमेडी है जिसको पहली दफ़ा 1605 में परफॉर्म किया गया और इसको 5 एक्ट में डिवाइड किया गया है। अब इस नावल के हम थीम्स को डिस्कस करते हैं। इम्पोर्टेंट थीम्स में फ्रेंडशिप, लव, जनरोसिटी, इंटॉलरेंस, रिवेंज, सेल्फ इंटरेस्ट versus love, wealth, hatred as a cynical phenomena, the divine quality of mercy, greed, cunningness, materialism, barbarism को हम इन सारे पॉइंट्स को इस नावल में हम देखेंगे। सो अब प्रोटैगनिस्ट की हम बात करें तो इस नावल में कोई क्लियर प्रोटैगनिस्ट नहीं दिखाया गया। एंटोनियो के नाम पे ये प्ले लिखा गया है, लेकिन एंटोनियो इस पूरे प्ले में एक पैसिव रोल अदा करते हैं। बेसिनियो जो कि एंटोनियो का दोस्त है, वो इस नावल की जो मेन फीमेल हीरोइन है उससे शादी करते हैं और एंड पे अपने दोस्त बेसिनियो एंटोनियो की हेल्प भी करते हैं। सो इस जो नावल में कोई क्लियर प्रोटैगनिस्ट नहीं दिखाया गया। सो नेक्स्ट अब हम इनके कैरेक्टर्स को वन बाय वन डिस्कस करेंगे।
शाइलॉक इस प्ले में विलन्स का रोल अदा करते हैं। शाइलॉक एक ज्यू है जो कि सूद पे लोगों को कर्ज देते हैं और जो लोग इसके पैसे जो कर्ज लेते हैं वो टाइम पे नहीं अदा करते तो वो उनसे डबल पैसे वसूल करता है। ये एक ज्यू है, मनी लेंडर है और जेसिका के फादर हैं। शाइलॉक एक रिवेंजफुल और ब्लड थ्रस्टी मैन है। शाइलॉक जो है वो फिर एंटोनियो को पैसे देते हैं उधार पे और उनको कहते हैं कि अगर टाइम पे उनके पैसे वापस ना किए गए तो वो उनके जिस्म से 1 पाउंड गोश्त काट लेंगे। इसीलिए ये इस प्ले में एक विलन्स का रोल अदा करते हैं। बेसिनियो एंटोनियो का दोस्त है, एक यंग मैन है जो कि प्यार करता है पोर्शिया से और बेसिनियो क्लोज फ्रेंड है एंटोनियो का और पोर्शिया से वो शादी करते हैं बाद में। और पोर्शिया के फादर की जो विल होती है 3 कास्केट जो चूज़ करना होता है तो ये उस कास्केट में से जो सही वाला कास्केट है वो उसको चूज़ करते हैं और फिर पोर्शिया से शादी करते हैं। बेसिनियो एक गुड नेचर है लेकिन इररिस्पॉन्सिबल यंग मैन है जो कि पोर्शिया से शादी करने के लिए अपना ढेर सारा पैसे उधार पे लेते हैं और फिर जो है इसकी वजह से अब इनके जो दोस्त हैं वो मुसीबत में पड़ते हैं। नेक्स्ट कैरेक्टर की बात करें तो एंटोनियो आते हैं। एंटोनियो के नाम पे इस प्ले को लिखा गया है। एक इन्फ्लुएंशियल, पावरफुल और वेल्दी नोबल मैन है वेनिस के जो कि मिडल एजिड हैं और ये जो है लोगों को उधार पे पैसे देते हैं लेकिन ये सूदखोरी को हराम करार देते हैं। मतलब इनके क्रिश्चियन में ये था कि सूद एक सिन करार दी गई थी तो ये लोगों को पैसे उधार देते हैं लेकिन उससे कोई सूद नहीं लेते और एक अच्छा प्ले रोल करते हैं इस पूरे नॉवल में। एंटोनियो एक वेनेशियन मर्चेंट है और ये एक व्यापारी है। शिप्स इनकी होती है जो कि काम करती हैं, बहुत सी कंट्रीज़ में जाती हैं और तिजारत का काम करती हैं और ये एक क्रिश्चियन है और बेस्ट फ्रेंड है बेसिनियो के। नेक्स्ट कैरेक्टर की बात करें तो पोर्शिया है। पोर्शिया इसमें फ़ीमेल हीरोइन है और एज अ प्रोटैगनिस्ट भी हम इसको कह सकते हैं क्योंकि ये एंड पे बहुत ज़्यादा हेल्प करती है एंटोनियो की। तो पोर्शिया एक रोमांटिक हीरोइन है, रिच है, ब्यूटीफुल, इंटेलिजेंट, हेरिस ऑफ बेलमोज। हेरिस उसको बोलते हैं कि जिनको विरासत में बहुत सारी धन दौलत और माल दौलत मिला होता है। इसके फादर ने एक विल सेट की होती है 3 कास्केट की कि जो उन कैसेट में से जो सही वाली कैसेट को चूज़ करेगा वो ही पोर्शिया से शादी करेगा। तो पोर्शिया जो है वो उससे प्यार करती होती है बेसिनियो से और बहुत से ड्यूक इनकी इस विल को कंप्लीट करने के लिए आते हैं लेकिन वो नाकाम हो जाते हैं। नेरिसा इसकी वेटिंग पोर्शिया की वेटिंग मेड है, मेड भी है और एज अ फ्रेंड भी है मेड से ज़्यादा। बहुत सी बातें जो पोर्शिया इनसे डिस्कस करती हैं और ये पोर्शिया की हेल्प भी करती हैं। जब एंड पे एंटोनियो की हेल्प करने जाती हैं तो पोर्शिया वकील बनती है और ये फिर उनके साथ क्लर्क बनती हैं और ये पसंद करती हैं बेसिनियो के फ्रेंड ग्रेंटियो से और बाद में ये ग्रेंटियो से शादी भी कर लेती हैं। नेक्स्ट कैरेक्टर आते हैं ग्रेंटियो का। ग्रेंटियो बेसिनियो का फ्रेंड है, एक जॉयफुल स्प्राइटी पर्सन है, माइनर कैरेक्टर ऑफ द प्ले है और ये एक लाइट हार्टेड, टॉलकेटिव, बहुत ज़्यादा बोलने वाला पर्सन है, बिल्कुल भी चुप नहीं करते। जब पोर्शिया को देखने के लिए ये जाते हैं तो बेसिनियो इनको कहते हैं कि तुम वहाँ पे थोड़ा कम ही बोलना, तो मतलब कि ये बहुत ज़्यादा बोलते हैं और बातें करते हैं और ये एक इम्पॉसिबल इनके लिए काम है कि चुप रहना। और ये पसंद करते हैं पोर्शिया की फ्रेंड जो उसकी वेटिंग मेड है नेरिसा, उसको पसंद करते हैं और बाद में उसी से ही शादी भी करते हैं। नेक्स्ट कैरेक्टर है जेसिका। जेसिका शाइलॉक की बेटी होती है। द एंड हमें दिखाई देती है इंटेलिजेंट और इंडिपेंडेंस जब ये अपने फादर के घर को छोड़ती हैं, वहाँ से भागती हैं और एक मेल के कपड़े पहनकर डिस्गाइज करती हैं खुद को और फिर भाग जाती हैं एंटोनियो के फ्रेंड लोरेंजो के साथ और उससे शादी करती हैं और अपने फादर की जो सख्ती है उससे ये बहुत ज़्यादा तंग होती हैं और इसीलिए इनको पता होता है कि इनके फादर इस रिश्ते से नहीं मानेंगे तो ये लोरेंजो से शादी करती हैं। पहले तो ये जियो होती हैं, बाद में जब ये शादी करती हैं तो ये क्रिश्चियन बन जाती हैं और उनका मज़हब जो है वो इख्तियार कर लेती हैं। नेक्स्ट कैरेक्टर है लोरेंजो। लोरेंजो एंटोनियो का फ्रेंड है, एक यंग क्रिश्चियन मैन है और ये पसंद करते हैं शाइलॉक की बेटी जेसिका को, उसको भगाते हैं, जेसिका से शादी करते हैं। नेक्स्ट कैरेक्टर है प्रिंस ऑफ मोरक्को जो कि पोर्शिया को देखने के लिए आते हैं, एक स्यूटर हैं
और डार्क स्किन्ड है इनकी, एक ग्रेट और बोस्टफुल वेरिएंट है। मोरक्को जो है वो चूज़ करने आए होते हैं 3 कैसेट में से, और जो सही कैसेट चूज़ करेगा वो ही पोर्शिया से शादी करेगा। तो ये उन 3 कैसेट में से गोल्ड का कैसेट बोलते हैं कॉफिन को, जिसे हम बॉक्स भी कह सकते हैं, या जो क्रिश्चियन हैं जब वो उन मुर्दों को दफनाते हैं तो उसमें जो बॉक्स उसको कहते हैं कॉफिन। तो ये जो है एक इनकरेक्ट कैसेट को चूज़ करते हैं और फिर वहाँ से वापस चले जाते हैं। नेक्स्ट में आते हैं प्रिंस ऑफ एरागोन। प्रिंस ऑफ एरागोन ये भी एक शूटर है जो कि उन 3 कैसेट में से एक कैसेट को चूज़ करने आते हैं ताकि ये पोर्शिया से शादी कर सके। लेकिन जब ये चूज़ करते हैं तो ये सिल्वर का कैसेट चूज़ करते हैं, और उस कैसेट में ये लिखा होता है कि एज एन इडियट पर्सन, और उसमें ये कहा जाता है कि तुम अब जो है ना वो किसी से भी शादी नहीं करोगे और हमेशा कवारे ही रहोगे, और अनवाइजिंगली ये एक गलत कैसेट चूज़ करते हैं और फिर वहाँ से वापस चले जाते हैं। स्लैरिनो एंटोनियो और बेसिनियो का फ्रेंड है जो कि सीन के ओपनिंग प्ले में आते हैं। बस यही वो ख़बर लेके आते हैं जब एंटोनियो के शिप्स डूब रहे होते हैं, तो ये उसकी ख़बर एंटोनियो को देते हैं। एक वेंटियन जेंटलमैन है। स्लैरिनो का सिर्फ इतना सा रोल है कि ये एंटोनियो और बेसिनियो का फ्रेंड है, और ये इंफॉर्मेशन लेके आता है जब एंटोनियो के शिप डूब रहे होते हैं। ये ओपनिंग सीन में एंटर होते हैं, और जब एंटोनियो के ट्रायल के लिए जाते हैं सारे वेनिस में, तो ये तब वहाँ उनके साथ भी जाता है। नेक्स्ट कैरेक्टर में आते हैं स्लैनियो भी एक माइनर कैरेक्टर है जो कि फ्रेंड है एंटोनियो और बेसिनियो का, और ऑफन उनके साथ भी मौजूद होते हैं। समटाइम्स स्लैनियो को जो है वो पहचाना जाता है उसके विटी, उसकी अक्लमंदी और उसकी लॉयल्टी की वजह से, और ऑडियंस को कॉमिक रिलीफ देते हैं एंड एडवांसिंग प्लॉट थ्रू हिज कन्वर्सेशन विद अदर कैरेक्टर्स। स्लैनियो और स्लैनियो बहुत स्पेलिंग्स जो है ना ये ठीक है, ये दोनों स्पेलिंग्स हर प्लेस में डिफरेंट है, लेकिन ये एक ही कैरेक्टर्स मौजूद है मर्चेंट ऑफ वीनस में। सो इनके स्पेलिंग में थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग आ सकती है, मगर स्लैनियो और स्लैनियर एक ही कैरेक्टर्स हैं। सो कहीं जगह पे कहा जाता है कि जो स्लैरिनो है और स्लैनियो है ये सेम कैरेक्टर्स हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। स्लैरिनो और स्लैनियो दो डिफरेंट कैरेक्टर्स हैं। स्लैनियो और सुलैनियो ये सेम ही कैरेक्टर्स हैं, लेकिन स्पेलिंग का थोड़ा सा डिफरेंट है, मगर स्लैरिनो और स्लैनियो जो है ये 2 डिफरेंट कैरेक्टर्स हैं। इनके जो नेम्स हैं वो सिमिलर्स हैं, बट दे आर डिस्टिंग्विश्ड इंडिविजुअल्स विद देयर ओन पर्सनैलिटीज़। स्लैरिनो जो है वो मर्चेंट है, जबकि जो स्लैनियो है वो जेंटलमैन है। मर्चेंट किसे कहते हैं? व्यापारी को। तो जो स्लैरिनो है वो व्यापारी है, और जो स्लैनियो है वो एक जेंटलमैन है। बोथ कैरेक्टर्स प्रोवाइड कमेंट्री ऑन द इवेंट्स ऑफ द स्टोरी एंड ऑफर कॉमिक रिलीफ, बट दे आर नॉट द सेम कैरेक्टर। स्लैरिनो इज नोन फॉर हिज विट एंड ह्यूमर। स्लैरिनो किसकी वजह से पहचाने जाते हैं? अपनी विट, अपनी अक्लमंदी और ह्यूमर की वजह से। एंड लाइक स्लैनियो प्रोवाइड्स कॉमिक रिलीफ एंड एडवांसिंग द प्लॉट थ्रू हिज कन्वर्सेशन। जो स्लैनियो है वो कॉमिक रिलीफ देते हैं ऑडियंस को। तो क्लियर डिफरेंस मौजूद हो गया। स्लैरिनो जो है वो एक मर्चेंट है, और जो स्लैनियो है वो एक जेंटलमैन है। नेक्स्ट कैरेक्टर आता है ट्यूबल का। ट्यूबल भी एक माइनर कैरेक्टर है, एक ज्यूइश है, और शाइलॉक जो कि इस रोल में एंटागोनिस्ट का रोल करते हैं प्ले, उसका ये फ्रेंड है। ये अपीयर होते हैं एक्ट 3 सीन 1 में, जब शाइलॉक को ये इन्फॉर्मेशन देते हैं कि एंटोनियो के जो सारे शिप्स हैं वो डूब चुके हैं, और ये भी इन्फॉर्मेशन देते हैं कि जो जेसिका है वो लोरेंजो के साथ भाग चुकी हैं, जो कि एक क्रिश्चियन पर्सन है उसके साथ। तो ये सिर्फ जो इन्फॉर्मेशन है वो प्रोवाइड करते हैं, उसको न्यूज़ देते रहते हैं शाइलॉक को कि ये हो गया है। नेक्स्ट कैरेक्टर में आते हैं डॉक्टर बिलेरियो। डॉक्टर बिलेरियो जो पोर्शिया के कज़न है, एक वेल रिस्पेक्टेड डॉक्टर ऑफ लॉ ऑफ प्यूडा। वहाँ उस कंट्री में, इटली का जो शहर है प्यूडा, उसके ये डॉक्टर हैं और पोर्शिया के कज़न हैं, और यही पोर्शिया को एडवाइस देते हैं कि खुद को डिस्गाइज करो एज अ बैचलर, और इस तरह तुम जाके उसकी मदद कर सकती हो। और ये एक लेटर भी, जो हेल्थ लेटर है वो बना के देते हैं ताकि जो पोर्शिया है वो अपीयर हो सके एज अ लॉयर कोर्ट में। तो ये इनका सिर्फ इतना सा ही रोल है इस प्ले में।
लैंसेलॉट गोबो की बात करें तो ये सर्वेंट है। पहले तो ये शाइलॉक का सर्वेंट होता था, बाद में एक बेसिनियो का सर्वेंट हो जाते हैं। He is not merely a servant. Shakespeare described to him as a clone, meaning that is gesture to. जिस तरह किंग लियर में एक फूल बनाया गया था, शेक्सपियर ने एक कैरेक्टर फूल का बनाया, तो इस प्ले में ये कैरेक्टर फूल का एज अ फूल के तौर पर इसको बनाया गया है। लेकिन ये इतना इम्पोर्टेंट रोल प्ले नहीं करता जितना कि शेक्सपियर के जो बाकी फूल कैरेक्टर्स हैं वो रोल प्ले करते हैं। ओल्ड गोबो भी माइनर कैरेक्टर है और ये फादर है लैंसेलॉट गोबो के, जो कि सर्वेंट है शाइलॉक के। ओल्ड गोबो जो है वो एक ब्लाइंड और कंफ्यूज्ड ओल्ड मैन है जो कि अपने जो सन है उसको सर्च कर रहे होते हैं, और ये सीन 2 में अपीयर होते हैं और ये स्ट्रीट ऑफ वेनिस पे अपने बेटे को मिलते हैं, लेकिन इसको पहचान नहीं पाते क्योंकि इनकी आई साइट जो है वो बहुत वीक होती है इस वजह से। बेल्सर सर्वेंट और बेल्सर डिस्गाइज, अब ये दो कैरेक्टर्स भी बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं क्योंकि इस तरह लग रहा होता है ये दोनों कैरेक्टर्स भी सेम है, लेकिन ये दो कैरेक्टर्स भी सेम नहीं है। एक बेल्सर वो है जो पोर्शिया का सर्वेंट है, उसकी बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। बेल्सर जो है वो लेके जाता है उसके पास लेटर, और उसी से ही जो डॉक्टर बिलेरियो है वो लेटर इनको देते हैं और उसके ज़रिए से जो है पोर्शिया वो खुद को डिस्गाइज करती है। और जो बेल्सर है वो पोर्शिया उस एज अ लॉ के तौर पर खुद को डिस्गाइज करती है। तो एक बेल्सर पोर्शिया का सर्वेंट है और एक बेल्सर पोर्शिया खुद है जो खुद को डिस्गाइज करती है इस प्ले में। लियोनार्डो की बात करें तो ये भी एक माइनर कैरेक्टर है जो कि बेसिनियो का सर्वेंट है। एक्ट 2 सीन 2 में बेसिनियो टेल्स लियोनार्डो टू गो बेलमोंट। यहाँ पे एक्ट 2 और सीन 2 में जो बेसिनियो है वो इनको कहते हैं कि जाओ ये तुम एक मैसेज तुमने डिलीवर करना है पोर्शिया को। मे भी वो लेटर लव लेटर हो सकता है, ये कोई भी लेटर होता है, लेकिन और ये उसकी वजह से ये इनकार कर देते हैं, कहते हैं कि मैंने नहीं लेके जाना। लेकिन बेसिनियो कहता है कि ये काम तो तुम्हें खुद ही अपने जो मास्टर है उसके लिए करना पड़ेगा। And he served as an example of the class difference and social hierarchy present in Renaissance era Venice. नेक्स्ट कैरेक्टर में आता है स्टीफेनो पोर्शिया का मैसेंजर है जो कि ये न्यूज़ लाता है लोरेंजो और जेसिका के वो आए हुए हैं, और पोर्शिया को वो कहते हैं कि वो लोग आ चुके हैं बेलमोंट में। जब लोरेंजो और जेसिका इनके पास आकर पहुंचते हैं तो ये कहते हैं कि आप थोड़ा वेट करें। पोर्शिया जो है वो बिज़ी है अभी तक अपने लिए दुआ करने के लिए, ताकि उसकी जो हैप्पी मैरिज है वो अच्छे से हो जाए। तो ये स्टीफेनो सिर्फ इतना सही रोल प्ले करते हैं इस पूरे प्ले में। गॉयलर एक जेलर है जो कि एंटोनियो को मतलब उस पर नज़र रखने के लिए शाइलॉक इसको कहता है कि वो भाग ना जाए, इसीलिए ये एक जेलर उस पर नज़र रखने के लिए रखा हुआ होता है शाइलॉक ने। ड्यूक ऑफ वेनिस इसमें भी एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ये अथॉरिटी ऑफ मैन है वीनस के। He has a great duty to his country and is an honorable man. रूलर ऑफ वेनिस है who presides over Antonio's trial. एंटोनियो के ट्रायल्स में ये बहुत ज़्यादा मदद करते हैं और एक पावरफुल मैन है, लेकिन ये उस टाइम भी कुछ नहीं कर पाते। शाइलॉक को बहुत ज़्यादा समझाने की कोशिश करते हैं कि तुम अपनी ज़िद को छोड़ दो और एंटोनियो को माफ़ कर दो, लेकिन एंटोनियो जो है जो शाइलॉक है वो इसकी बात को नहीं मानते और एंटोनियो आज़ाद नहीं होता। लेकिन ये एक रिस्पेक्टफुल मैन है और मैन ऑफ अथॉरिटी है। तो चलिए अब इस नावल की कहानी को स्टार्ट करते हैं। ये नावल शुरू होता है इटली के एक शहर वीनस से, जहाँ पर बेसिनियो एंटोनियो के पास आता है उससे 3000 डुकेट्स उधार लेने के लिए ताकि वो पोर्शिया से शादी कर सके। बेसिनियो एंटोनियो को बताता है कि वो पोर्शिया को पसंद करता है, उससे शादी करना चाहता है, इसीलिए उसको 3000 डुकेट्स उधार चाहिए ताकि वो पोर्शिया से शादी कर सके। डुकेट्स करेंसी को भी कहा जाता है और कॉइन्स को भी कहा जाता है। एंटोनियो एग्री हो जाता है, राज़ी हो जाता है उसको पैसे उधार देने के लिए, और वो बेसिनियो को बताता है कि उसकी शिप तिजारत के लिए ट्रिपोलीज, इंडीज़, मैक्सिको और इंग्लैंड गई हुई है। जब वो वापस आएंगी तो वो उसको पैसे उधार दे देगा, लेकिन अभी उसके पास इतना कैश मौजूद नहीं है कि वो उसको हाथों हाथ पैसे दे सके। तो बेसिनियो कहता है कि जब तक तुम्हारी शिप्स वापस लौटेंगी तब तक तो बहुत देर हो जाएगी, मुझे तो अभी पैसे चाहिए वरना तो पोर्शिया की शादी हो जाएगी इतनी देर में।
तो एंटोनियो जो है वो बेसिनियो का एक क्लोज़ फ्रेंड होता है, इसीलिए वो कहता है कि तुम वीनस में किसी भी मनी लेंडर के पास जाओ और उससे उधार पैसे ले लो और मैं उनको पैसे वापस कर दूंगा और एज अ बॉन्ड तुम मेरा नाम ले लेना। बेसिनियो इसी तरह करता है, एक मनी लेंडर के पास जाता है जिसका नाम शाइलोक होता है, जो कि एक जूश मनी लेंडर होता है जो कि उधार पैसे लोगों को देता है लेकिन सूद के साथ। इसी तरह बेसिनियो को भी वो पैसे उधार देने के लिए राज़ी हो जाता है 3000 डुकेट्स, और वो कहते हैं कि साथ में वो उससे सूद भी लेता है। इतने में एंटोनियो वहाँ पे आ जाता है। बेसिनियो एंटोनियो को बताता है कि शाइलोक हमें पैसे उधार देने के लिए रेडी है, लेकिन उसने साथ में सूद भी लेना है, साथ में उन्होंने पैसे डबल लेने हैं जब वो वापस करेंगे। इसलिए वो शाइलोक को कहता है कि हम सूद के बगैर पैसे लेंगे, हम ऐसे पैसे उधार नहीं लेंगे। तो शाइलोक जो है वो पहले ही एंटोनियो को पसंद नहीं करता होता। वो कहता है कि ठीक है तुम लोग सूद पे पैसे ना लो, लेकिन अगर मेरे पैसे तुम लोग देर से वापस करोगे तो मैं एंटोनियो के जिस्म से 1 पाउंड गोश्त जो है वो काट लूँगा। तो वो इतनी बड़ी शर्त रखता है कि अगर उसके पैसे टाइम पर वापस ना किए गए। बेसिनियो एंटोनियो को बोलता है रहने दो, हम पैसे नहीं लेते, लेकिन एंटोनियो जो कि कॉन्फिडेंट होता है कि उसकी शिप्स 3 महीने तक वापस आ जाएंगे और वो उसके 3000 डुकेट्स आसानी से शाइलोक के वापस कर सकता है, इसीलिए जो एंटोनियो है वो कहता है ठीक है मैं तुम्हें पैसे 3 महीने के अंदर अंदर वापस कर दूंगा, अगर ना वापस किए तो तुम मेरे जिस्म से 1 पाउंड गोश्त काट लेना। इस तरह एंटोनियो अपने दोस्त बेसिनियो के लिए शाइलोक की इस शर्त को कबूल करता है और बेसिनियो की यहाँ पर एक प्रॉब्लम तो सॉल्व होती है पैसों की, और उसको पैसे मिल जाते हैं। अब आप सोचते होंगे ये किस तरह की शर्त शाइलोक ने रखी है। शाइलोक और एंटोनियो का पहले भी इन बातों पर झगड़ा हो चुका है। शाइलोक जो कि एक ज्यूइश मनी लेंडर है और लोगों को सूद पर पैसे देता है, और जो एंटोनियो है वो एक बहुत ही मददगार पर्सन है, लोगों की मदद करता है लेकिन उनको पैसे उधार देता है, लेकिन ये सूद पर पैसे कभी भी वापस नहीं करता, क्योंकि क्रिश्चियन में सूद पर पैसे लेने को एक सिन करार दिया जाता था। इसीलिए इन दोनों की इन्हीं बातों पर पहले भी लड़ाई हुई थी, इसीलिए जो शाइलोक है वो एंटोनियो को पसंद नहीं करता और इस वजह से ये उसके लिए इतना बड़ा जो एक शर्त है वो इतनी बड़ी शर्त रखता है। तकरीबन शाइलोक जो है वो एंटोनियो को ख़त्म ही करना चाहता है, उसको मारना ही चाहता है, इसीलिए वो इतनी बड़ी शर्त रखता है। हमारी कहानी मूव करती है इटली के शहर बेलमोंट की तरफ, जहाँ पर पोर्शिया अपनी मेड सर्वेंट नेरिसा से बातें कर रही होती है। नेरिसा जो कि उसकी मेड भी होती है और उसकी एज अ क्लोज फ्रेंड भी होती है, उससे बात कर रही होती हैं कि उनके फादर ने जो विल सेट की होती है उसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा परेशान है और उस शख्स से वो शादी नहीं कर सकती जिससे वो पसंद करती हैं। तो नेरिसा उसको बहुत ज़्यादा समझाती हैं कि जो आपके फादर ने आपके लिए चूज़ किया है, जो विल सेट की है, उसी में ही कोई ना कोई बेहतरी होगी। तो यहाँ पे वो बताते हैं उसके फादर ने जो विल सेट की है उसमें उन्होंने 3 कैसेट्स रखे होते हैं, जो उन 3 कैसेट्स में से सही कैसेट को चूज़ करेगा वो ही इन पोर्शिया से शादी करेगा। कैसेट्स कॉफिन को भी बोलते हैं, और क्रिश्चियन जब अपने मुर्दों को दफनाने के लिए ताबूत जिसे कहते हैं उसको भी कॉफिन कहा जाता है, उसको भी कैसेट कहते हैं, और इनको बॉक्सेस भी कहा जा सकता है। तो इन 3 कैसेट्स में से जो सही कैसेट को चूज़ करेगा वो ही पोर्शिया से शादी करेगा। एक गोल्ड कैसेट होता है, एक सिल्वर कैसेट होता है और एक लेड का कैसेट होता है। अब जो बेसिनियो है वो अपने दोस्त ग्रेंटियो से को साथ लेकर वहाँ से वीनस से अब बेलमोंट की तरफ वो रवाना हो गया है। ग्रेंटियो बेसिनियो का वो फ्रेंड है जो बहुत ज़्यादा बातें करता है, बहुत टॉलकेटिव है, इसीलिए वो कहते हैं रास्ते में कि तुम वहाँ जाकर ज़्यादा बातें मत करना। अब ये दोनों वहाँ से वीनस से बेलमोंट की तरफ रवाना हो चुके हैं, जबकि बेलमोंट में प्रिंस ऑफ मोरक्को एक स्यूटर आ चुका है जो कि पोर्शिया के रिश्ते के लिए आया है और उन 3 कैसेट्स में से एक कैसेट को चूज़ करता है। Prince of Morocco is a very handsome but also conceited. He picks the gold cassette, but because the inscription reads, "Who choose me shall gain what many men desire." When he opens it, there is a skull and a scroll inside.
प्रिंस ऑफ मोरक्को गोल्ड कैसेट को चूज़ करते हैं और उसमें एक स्कल मौजूद होता है, जिसकी वजह से ये नाकाम होते हैं सही वाले कैसेट को चूज़ करने में। सेकंड पे शूटर आता है प्रिंस ऑफ एरागोन। प्रिंस ऑफ एरागोन सिल्वर कैसेट को चूज़ करते हैं। प्रिंस ऑफ मोरक्को सिल्वर कैसेट को चूज़ करते होते हैं और ये उस जो इंस्क्रिप्शन है उसको बियर नहीं कर पाते, और ये सिल्वर कैसेट को जब चूज़ करते हैं तो उसमें लिखा होता है कि यू आर लाइक एन ब्लिंकिंग इडियट, अ पिक्चर ऑफ अ फूल्स हेड। तो ये बहुत ज़्यादा उस वजह से नाराज़ भी होते हैं, लेकिन पोर्शिया कहती है कि यही मेरे फादर की विल है और आपने यही चूज़ किया है, तो यही आपकी किस्मत है। तो इसमें इनके कैसेट में ये लिखा होता है कि इन्होंने कभी भी ज़िंदगी में शादी नहीं करनी, अब ये हमेशा तन्हा ही रहेंगे, अकेले ही रहेंगे, कवारे रहेंगे। अब जब बेसिनियो वहाँ से वापस आते हैं, वेनिस से बेलमोंट पहुँच जाते हैं, तो ये भी जो है ये भी कैसेट चूज़ करते हैं। पोर्शिया कहती है कि तुम इतनी जल्दबाजी मत करो, तुम थोड़ा सा जो टाइम ले लो, अभी कोई कैसेट को चूज़ मत करो, क्योंकि पोर्शिया जो है वो खुद बेसिनियो को पसंद करती है और उससे प्यार करती है और चाहती है कि बेसिनियो सही कैसेट को चूज़ करे और वही उसके लाइफ पार्टनर बने। बेसिनियो जल्दी में लेड कैसेट को चूज़ करता है जो कि ठीक कैसेट होता है, और उस कैसेट के अंदर होता है बेसिनियो वाज एबल टू एनालाइज द कंट्रास्ट बिटवीन द अपीयरेंस एंड रियलिटी of an object and understand in depth the meaning of the song that was suggesting not to be carried away by fancy। अब जो बेसिनियो है वो अपीयरेंस और रियलिटी को पहचान लेते हैं और सही कैसेट को चूज़ करते हैं, लेड कैसेट, और उसके अंदर लिखा होता है कि अब वो पोर्शिया से शादी करेंगे। अब पोर्शिया रिंग बेसिनियो को गिफ्ट करती है एज अ बॉन्ड ऑफ देयर लव। तो कहती हैं कि कुछ भी हो जाए इस रिंग को तुमने नहीं उतारना, क्योंकि ये रिप्रेजेंट करती है हमारे प्यार की निशानी को। अब इतने में जो ग्रेंटियो है वो भी कन्फेस करता है अपने प्यार का नेरिसा के साथ। नेरिसा भी पसंद करती होती है ग्रेंटियो को और दोनों परमिशन लेते हैं एक दूसरे की शादी के लिए। लोरेंसो जो कि एक क्रिश्चियन पर्सन है, एक क्रिश्चियन मैन है, वो भी बेसिनियो और एंटोनियो का फ्रेंड है। वो शाइलोक की बेटी जेसिका को पसंद करता है और जेसिका और ग्रेंटियो भी आ जाते हैं पोर्शिया और बेसिनियो के पास बेलमोंट में। तो ये भी वहाँ पे अपनी मैरिज का जो है वो ऐलान करते हैं और ये घर से भाग के आते हैं, और ग्रेंटियो जो है वो जेसिका को घर से भगा के ले आते हैं और दोनों ये भी शादी कर लेते हैं। तो ये 3 कपल यहाँ पर बन जाते हैं। जब ये सारे ठीक होते हैं, खुश होते हैं, तो लोरेंजो एक ख़त लेके आता है जिसमें लिखा हुआ होता है कि जो उसके शिप्स हैं एंटोनियो के वो डूब चुके हैं और जो एंटोनियो है वो दिवालिया हो चुका है, और शाइलोक एंटोनियो के जिस्म से 1 पाउंड गोश्त काटना चाहता है और एंटोनियो हमें मदद के लिए बुला रहा है। बेसिनियो पोर्शिया को बताता है कि ये सब हुआ एंटोनियो ने उसकी मदद की थी 3000 डकर्स देकर, और अब शाइलोक उसके जिस्म से 1 पाउंड गोश्त काटना चाहता है। यूँ बेसिनियो पोर्शिया को सारी बात बताता है और पोर्शिया बेसिनियो को 6000 ड्यूकर्स देती है ताकि वो एंटोनियो की मदद कर सके। बेसिनियो अब बेलमोंट से जाता है वीनस दोबारा ताकि वो एंटोनियो की मदद कर सके। क्लाइमैक्स ऑफ द प्ले जो है वो कोर्ट में होता है, जब सारे लोग वहाँ कोर्ट में मौजूद होते हैं और शाइलोक जो है वो 6000 ड्यूकेट्स लेने से इनकार कर देता है और वो कहता है कि मैंने जो अपनी डिमांड रखी थी, जो शर्त रखी थी, मुझे उसी शर्त को पूरा करना है और एंटोनियो के जिस्म से 1 पाउंड गोश्त ही लेना है, मैं डबल पैसे नहीं लूँगा। तो जो शाइलोक है वो इस बात को नहीं मान रहा होता और सारे लोग उसको मनाते हैं कि नहीं, तुम डबल पैसे ले लो और एंटोनियो की जान बख्श दो, लेकिन शाइलोक जो है वो किसी एक की नहीं मान रहा होता। और इस दर बेलमोंट में जो पोर्शिया है वो अपने एक सर्वेंट बेल्सर को भेजती है अपने कज़न डॉक्टर बिलेरियो के पास, और उसने ये सारी बात बताती है कि ये वाक़या है, अब मुझे क्या करना चाहिए। तो डॉक्टर बिलेरियो पोर्शिया को बताते हैं कि किस तरह तुम एंटोनियो की मदद कर सकती हो एक लेटर के ज़रिए। अब जो कहानी है वो इधर रिप्यूडा के शहर में होती है जहाँ पे डॉक्टर बिलेरियो रहते हैं। जब वो लेटर डॉक्टर बिलेरियो के पास पहुँचता है और पोर्शिया उनसे मदद मांगती है तो डॉक्टर बिलेरियो उनको ये एडवाइस करते हैं
और उस एडवाइस की मदद से ही पोर्शिया खुद को डिस्गाइज करती है वकील के तौर पर, और वकील का नाम होता है बेल्ट्जर। और जो ड्यूक का लेटर लेके आता है बिलारियो की तरफ से, उसमें ही एक लेटर होता है रोम की तरफ से, जो कि एक जाली लेटर बना के देते हैं कि ये अब जो केस की सुनवाई होगी वो ये करेंगे, और जो पहले वाला वकील था वो बीमार हो गया है। तो उस लेटर को लेकर ये पहुंचती हैं वेनिस में पोर्शिया, खुद को डिस्गाइज करके वकील का रूप लेकर। अब पोर्शिया जो है वहाँ पे जाकर एक अच्छी सी स्पीच देती हैं और शायलोक को भरपूर समझाने की कोशिश करती हैं कि खुदा का रहम होगा तुम पर अगर तुम इसकी जान को बख्श दोगे। खुदा उन लोगों को पसंद करते हैं जो लोगों की गलतियों को माफ़ कर देते हैं, लेकिन शायलोक इस बात को भी नहीं मानता। तो पोर्शिया जो है वो फिर एक बात करती है, वो कहती है कि अगेन से तुम रिपीट करो कि तुमने अपने उस जो लेटर है जो तुमने शर्त रखी थी उसमें तुमने क्या कहा था। शायलोक कहता है कि मैंने कहा था कि मुझे 1 पाउंड गोश्त चाहिए। तो पोर्शिया जो है वो कहती है कि ठीक है, तुमने 1 पाउंड गोश्त कहा था, तो अब तुम एंटोनियो के जिस्म से 1 पाउंड गोश्त ले सकते हो। ले कहती है तुम उसके जिस्म से खून का एक कतरा बहाए बगैर तुम उसके जिस्म से 1 पाउंड गोश्त ले सकती हो। अगर तुमने ऐसा ना किया, और वो कहते हैं कि अगर उसके जिस्म से खून का कतरा गिरा तो क्रिश्चियन में उसकी बहुत बड़ी सज़ा होती है, और ये किसी एक क्रिश्चियन को मारने के बराबर है। तो अगर तुमने इस तरह ना किया तो तुम्हारी जान भी जा सकती है। और यूँ जो पोर्शिया है वो उस केस को जीत जाती है। और पोर्शिया कहती है शायलोक को कि तुम एंटोनियो से माफ़ी मांगो, तुमने गलत काम किया है। तो शायलोक जो है वो उससे माफ़ी मांगता है एंटोनियो से। तो एंटोनियो कहता है मैं तुम्हें एक शर्त पर माफ़ करूँगा, अगर तुम क्रिश्चियन का रिलीजन अपना लोगे तुम क्रिश्चियन बन जाओगे। और केस में ये भी फैसला होता है कि अब जब शायलोक की डेथ होगी, शायलोक की जो जायदाद है वो उसकी बेटी के नाम पर कर दी जाएगी। इस तरह पूरे केस को जो पोर्शिया है वो बहुत अच्छे तरीके से हैंडल करती है, और शायलोक जो है अपने अंजाम पर पहुंच जाता है। पोर्शिया केस जीत जाती है। बेसोनियो उस वकील के पास आता है और उससे अप्रिशिएट करता है और उससे कहता है कि आप अपनी फ़ीस ले लो, कि आपको वो 6000 ड्यूकेट्स उसको पैसे देता है। लेकिन जो बेल्ट्जर वकील है वो कहता है कि नहीं, मुझे वो पैसे नहीं चाहिए, बल्कि जो तुम्हारे हाथ में रिंग है मुझे ये चाहिए। बेसोनियो पहले इनकार करता है, लेकिन एंटोनियो कहता है कुछ नहीं होता है, तुम्हारे दोस्त की इसने जान बचाई है, तुम इतना तो कर सकते हो, ये रिंग इसको दे दो। तो वो जो बेल्ट्जर होता है वो उस रिंग को लेकर चला जाता है। अब जो बेसोनियो है वो पहुंच जाते हैं दोबारा बेलमोंट में, जहाँ पे ये मौजूद होती है पोर्शिया। बेसोनियो जब पहुंचता ही है बेलमोंट तो पोर्शिया कहती है तुमने मेरी रिंग कहाँ गुम कर दी। तो बेसोनियो बताता है कि इस तरह तुम्हारी रिंग वहाँ पे जो वकील था उसने ले ली। पोर्शिया शुरू में बहुत गुस्सा करती है, बहुत नाराज़ होती है, लेकिन फिर वो हंसती है, मुस्कुराती है और कहती है कि मैं ही वो वकील थी और मैंने ही उस केस को संभाला है और वो केस मैं ही जीती हूँ। तो सारे इस तरह यहाँ पे खुश हो जाते हैं और न्यूज़ आती है कि एंटोनियो के जो शिप्स डूब रहे थे वो शिप्स भी अब किनारे पर पहुँच गए हैं और सब कुछ ठीक हो जाता है एट द एंड ऑफ द नॉवल। So this is all about today's video. I hope you like it, and if you like it, don't forget to give it a thumbs up and subscribe to my YouTube channel. Allah Hafiz.